नमस्कार साथियों। हम राज्यव्यवस्था समझने की कोशिश करेंगे। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से है और हम जो भी चैप्टर्स या यूनिट पढ़ेंगे उससे पहले उसका हम क्या देख लेंगे, पीवाईक्यू। जो प्रीलिम्स में उसका पीवाईक्यू है वो देख लेंगे और अगर मेंस से संबंधित होगा तो वो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी है ना, ये है विषय, ठीक है। ये ठीक है। तो है ना, जो हमारा सब्जेक्ट का लिस्ट है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे या क्या-क्या चीज़ें फैक्टर्स रहेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला है ना, हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एवं संविधान की विशेषताएँ। यहाँ थोड़ा-सा गलत लिखा है, संविधान ऐसे लिखा जाता है। और हम इससे एक तरीके का मैराथन है, लेकिन हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। आज यानी आज है 18 तारीख और 18 तारीख की डेट में इसको पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड यूनिट है संघ की कार्यपालिका और थर्ड है संसद, फोर्थ है राज्य कार्यपालिका। देखिए जो इसका सीक्वेंस है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि चीज़ें समझ में आए। इसमें ये मत समझिएगा कि जो आर्टिकल 1 से लेकर जो हमारा है ना बेसिक है उस तरीके से ऐसा नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि ये एक पढ़ाने का सीक्वेंस है, जो टीचर ने पढ़ाया है वही नोट्स हैं, हम उसी नोट्स को आपके सामने ला रहे हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली, संघ राज्य संबंध, सरकार, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, संघ शासित प्रदेश या यूटीज जो होती हैं, 5वीं एवं 6वीं अनुसूची, लोक सेवाएं, निर्वाचन आयोग एवं विशेष वर्गों हेतु प्रावधान, राजभाषा आदि। उद्देशिका संघ एवं इसके राज्य, वही प्रेम्बल और आर्टिकल 1 से लेकर हम 11 तक देखेंगे, है ना। नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उसके पहले 1 से 4 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। फंडामेंटल राइट देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, डीपीएसपी है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो देखेंगे, और संवैधानिक नैतिकता का कॉन्सेप्ट, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं वो छोटे छोटे देखेंगे। फिर हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास, विनियामक एवं सामाजिक संस्थाएं, हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे यूनिट 1 में, तो मूलभूत कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत संकल्पनाएं एवं संविधान की विशेषताएं। टॉपिक कवर्ड क्या क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान, शासन, सरकार, सरकार के कार्य, राज्य, राष्ट्र, संविधान, संविधान के प्रकार, संविधानवाद, भारत का शासन, संविधान की विशेषता। हम ये सब टॉपिक समझ लेंगे इस यूनिट में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ ये है, और एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी हम क्या है। तो देखिए, हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर अधिक जोर दिया गया है। मौजूदा ढांचे में कमियों को उजागर करें और बताएं कि सहकारी संघवाद किस हद तक इन कमियों को दूर करेगा। हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर अधिक जोर दिया गया, मतलब कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जोड़ दिया जा रहा है। तो वही पूछा रहा कि मौजूदा ढांचे में कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए सहकारी संघवाद का क्यों जोड़ दिया जा रहा है। बस सिंपल सा हमें ये बताना है। प्री से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लगा के देखते हैं, ठीक है। क्या संवैधानिक सरकार परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है। शायद क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस लैंग्वेज में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाती, ये जो टाइपिंग किए होंगे। संवैधानिक सरकार, विधायिका द्वारा सरकार नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार,
संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कि संविधान के नियमों के अनुसार, और संविधान तो सीमाएं अर्पित है ना, आरोपित करता है, तो इसमें डी होना चाहिए। डी है। आगे हम देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय, मतलब संघीय, कोई राज्य व्यवस्था संघीय है तो कौन कौन से लक्षण होंगे, या किस इसमें से क्या चीज आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, संघ की विधायिका के संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। संघीयता का क्या, ये एक जो पहला लक्षण है वो है। हम अभी आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन आता कहते हैं, फिर हम आगे इसी में देख लेंगे, ठीक है। हमें ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र, और ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। एक तरीके से सही है, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ना तो संसद की है ना, ना ही किसी संस्था की। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय और संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये दोनों कथन सही है। सबसे देखिए, एक चीज हमें याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज हमें याद रखिएगा, क्वेश्चन शुरुआत होने से पहले हम ये देख लें कि इसमें सही क्या है। अब हमने तो पढ़ा और हमने इसको किया सही है, ये सही है, तो अब हम क्या चूज करेंगे। अच्छा, एक और दो सही है तो ये सही। अगर यहीं पे उत्तर होता सही नहीं है, मान लो यही पूछ रहा होता कि सही नहीं है ये बताओ, तो ये सही है, तो भैया इसमें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सही नहीं है मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ना तो एक है ना तो दो, तो यहाँ पे फिर आंसर डी हो जाता, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, यही तो था इधर। फिर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। व्यक्तियों, देखो राज्य की परिभाषा में 4 फैक्टर होते हैं। लैंड होनी चाहिए, पीपल होने चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो सोवरेनिटी यानी LPGS, ठीक है। सॉरी, ये फैक्टर मतलब लैंड हो, उस पर पीपल कुछ लोग रह रहे हो, उनकी सरकार हो, संघ और वो संप्रभु, अगर ये 4 फैक्टर है तो आप कह दो कि राज्य है। तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के किसी निश्चित भूभाग में अपने स्थायी रूप से निवास करता है, उसकी संगठित सरकार होती है। लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है, छोड़ देते हैं अभी। एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं नैसर्गिक अधिकारों, बहुत डीपली जा रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें से देखो, इसमें कुछ लग रहा है, ये सारे फैक्टर मिल रहे हैं। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग यहाँ है, ठीक है, और लोग भी हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। इसमें संप्रभुता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी या केंद्रीय प्राधिकारी की उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, ना तो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी भी इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। मतलब वो क्या क्या है जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी वो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो जिसकी वजह से ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा बनाई जाती है या लागू की जा सकती है। तो उसमें शक्ति का पृथक्करण। ये 6 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं अपने यूनिट पे सीधा आते हैं जो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। हमने ये देख लिया था, अब हम यहीं से बात करते हैं कि ये
मूलभूत संकल्पनाएं एवं संविधान की विशेषताएं। संविधान, राज्य व्यवस्था, संविधान और शासन, ये तीनों शब्द हैं क्या? राज्य व्यवस्था का अर्थ सरकारों की व्यवस्था से है। सरकारों की व्यवस्था से है। यह किसी राष्ट्र में शासन करने वाली सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की शक्तियों को दर्शाता है। राज्य व्यवस्था क्या है? यह सरकारों की व्यवस्था से है जो किसी राष्ट्र में शासन करने वाली सरकार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की शक्तियों को दर्शाता है। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, जो प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं उन्हें संवैधानिक प्रावधान। असंवैधानिक, जो प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है और संविधान का उल्लंघन करते हैं उन्हें असंवैधानिक। और गैर संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं? जो प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है किंतु संविधान में वर्णित प्रावधानों के विपरीत भी नहीं। जैसे नीति आयोग। नीति आयोग एक तरीके से, है ना, आदेश के माध्यम से शायद निर्मित किया गया है इसे। और तो इससे कानून भी, देखिए कानून से अगर कोई चीज़ बना है तब भी आपको गैर संवैधानिक नहीं, मतलब संविधान में जिसका जिक्र नहीं है, संविधान में नहीं लिखा गया है। जैसे निर्वाचन आयोग है, उसका सारी प्रक्रिया किसमें है? संविधान में है। तो वो क्या है? वो एक संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में। तो इस तरीके से मूलभूत संकल्पनाएं। राज्य व्यवस्था सरकार का अध्ययन होती है। राज्य व्यवस्था में हम सरकार का अध्ययन करते हैं। सरकार क्या है हम इसको भी समझेंगे। राजनीति क्या होती है? राज्य की गतिविधि का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन की एक शाखा है जिसमें राज्य व्यवस्था और राजनीतिक अध्ययन। राजनीति क्या होती है? राज्य की गतिविधि। राज्य अपने क्रियाकलापों में जिस तरीके की गतिविधि को दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं? राजनीति बोल देते हैं। ठीक है। राज्य, अब राज्य क्या है प्रश्न ये भी उठता है। अभी हम सारी चीज़ें, अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि राज्य सरकार क्या है, राज्य क्या है, तो ये देखते हैं। राज्य की एजेंसी जो राज्य की गतिविधियों का संचालन करती है क्या है? सरकार क्या है? सरकार राज्य की एजेंसी है। अभी हमने देखा, अभी हम लिख देते हैं। स्टेट में 4 फैक्टर होते हैं, अभी इसमें आएगा शायद आगे। पहला होता है लैंड, दूसरा क्या होता है? पीपल यानी लोग, और तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा क्या है? सोवरेनिटी। ठीक है। तो यही कह रहा है कि राज्य की एजेंसी, ये राज्य की एक एजेंसी है सर, गवर्नमेंट। ठीक है, जो राज्य की गतिविधियों का संचालन करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं। जो विधायिका होती है क्या बनाती है? कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका इसको लागू करवाती है। ठीक है। और न्यायपालिका क्या करती है? कानून के अनुसार न्याय देना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। अब कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक होता है राजनैतिक कार्यपालिका और दूसरा हो गया आपका प्रशासनिक कार्यपालिका। देखिए राजनैतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं। ये देखो, राजनीतिक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद निर्वाचन की योग्यता होती है। प्रशासनिक कार्यपालिका सिविल सेवकों का समूह, नौकरशाही, चयन योग्यता, निश्चित कार्यकाल, व्यवहारिक रूप में प्रांतीय इकाइयों के रूप में भारत के राज्य। अब देखो, राज्य को 2 तरीके से उपयोग किया जाता है। जो राज्य शब्द है, जो हमने ये 4 फैक्टर बात किए थे ना, वो शायद ये है, इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था। इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रांतों के संदर्भ में व्यवहारिक रूप में उपयोग किया जाता है। संकल्पनात्मक सैद्धांतिक रूप में यह किसी देश के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे भारतीय राज्य, अमेरिकी राज्य, इस तरीके से। इसको हमने देख ही लिया था क्या क्या फैक्टर, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संस्था, है ना, संप्रभुता, निर्णय लेने की आंतरिक एवं बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र होना। संप्रभु आप किसे कहेंगे? देखिए कोई भी देश कब संप्रभु माना जाएगा? जब वो अपने निर्णय लेने के दौरान बाह्य और आंतरिक रूप से दबाव से रहित हो, तो हम क्या बोल देते हैं कि वह देश संप्रभु है। राज्य लोगों का वह समूह या समुदाय है जहाँ लोग एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। एक निश्चित भूभाग ये वाला फैक्टर हो गया, और लोगों का समूह है, दूसरा फैक्टर भी हो गया, और उनके लिए एक सरकार गठित की जाती है, सरकार भी फैक्टर हो गया। इसके आदेश पालन के लिए सामान्यतः सभी अभ्यस्त होते हैं और यह बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है और संप्रभु होती है। यानी 4 फैक्टर कंप्लीट हो गए, तो हमने ये राज्य की परिभाषा दे दी। राज्य शब्द का प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, हमने देख ही लिया। इस तरीके से ना, जब किसी देश के साथ राज्य क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है,
जब देश ये सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, उसके बाद हम भारत एक राज्य भी है और एक राष्ट्र भी है, क्योंकि राज्य में एक निश्चित भूभाग होता है जहाँ लोग जो निवास करते हैं उसकी सुरक्षा संस्था होती है जिसे सरकार कहते हैं, या सरकार संप्रभु होती है और जो की निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। यानी अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा राज्य के 4 फैक्टर हैं और सरकार में हमने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी। और सरकार क्या है, यहाँ पे देखो सरकार जो लोग निवास करते हैं इनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संस्था होती है, एक एजेंसी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकार कहते हैं। हमने ये देखी। अब हम बात करते हैं आगे राष्ट्र क्या होता है। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है, किसी ऐसे समूह को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है जहाँ लोग राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर संगठित होते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। मतलब हम की भावना से निर्मित समूह को राष्ट्र कहते हैं, सिंपल सी बात है। ये समूह सॉरी ये समूह धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि के आधार पर निर्मित होते हैं। जैसे फ्रांस का निर्माण भाषा के आधार पर और पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए इन्हें राष्ट्र कहा जाता है। भारत की भी अपनी विविध संस्कृति होने के बावजूद भारतीयता के रूप में एक विशिष्ट पहचान है, तब भारत एक राष्ट्र है। भारत राज्य भी है, राष्ट्र भी है। राष्ट्र के हमने 4 फैक्टर बताए हैं। जब है ना, राष्ट्र में जब राष्ट्रीयता की भावना का समावेश हो जाता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। राज्य इसी में जब हम की भावना निर्मित हो जाए तो कहने का मतलब क्या होगा फिर, ये भारत किसी विदेशी के लिए राज्य है, परंतु यहाँ निवासित नागरिकों के लिए जिनमें राष्ट्रीयता की भावना है उनके लिए राष्ट्र है। एक नया कॉन्सेप्ट है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र पहले नेशन, फिर क्या हुआ, राज्य हुआ। तो यानी हम की भावना से निर्मित एक समूह है, लेकिन उसके पास लैंड एक्वायर नहीं है, लैंड नहीं है उसके पास, लेकिन हम की भावना से निर्मित एक ग्रुप है, सरकार भी नहीं है, तो है तो वो राष्ट्र के फॉर्म में, लेकिन राज्य नहीं बना है। आधुनिक राज्यों को राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि प्रायः राष्ट्र और राज्य सह अस्तित्व में बने हैं, जैसे भारत, फ्रांस, अमेरिका। नोट, यद्यपि उपरोक्त अवधारणा में अब संशोधन किया जा रहा है और राष्ट्र राज्य शब्द ऐसे देशों के लिए प्रयोग किया जाने लगा है जिनकी एक भाषा, जैसे धर्म, भाषा इत्यादि है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ विविध संस्कृतियाँ हैं, राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, अर्थात समांगी समाज के लिए राष्ट्र राज्य और विषमांगी समाज के लिए राज्य राष्ट्र। शब्द का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन टाइप में है। देखो, भारत जैसे देश के लिए जहाँ विविध संस्कृतियाँ हैं, राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, अर्थात समांगी समाज के लिए राष्ट्र, लेकिन भारत समांगी नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग, मुझे लगता है कि ये टाइपिंग मिस्टेक किए हैं। अब हम बात करते हैं देश क्या होता है। देश एक भौगोलिक अवधारणा है, यानी इनमें 2 तत्व, भूभाग और लोग, दोनों 2 चीज़ है बस। देश में केवल लैंड होगा और पीपल होंगे, ना तो इसमें गवर्नमेंट होगी ना तो संप्रभुता। जब गवर्नमेंट है तो संप्रभुता की बात ही नहीं आती, विद्यमान होती है। संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है, कानूनी दस्तावेज है। ये देश की सर्वोच्च और प्राथमिक विधि है जो सरकार के गठन और उनके कार्यों के विषय में जानकारी देता है। सरकार के गठन और कार्य क्या होंगे, प्राथमिक विधि होता है, प्रथम कानून होता है किसी देश का। फिर संविधान न केवल सरकार के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करता है, बल्कि दूसरी ओर सरकार के ऊपर सीमाएं भी आरोपित करता है। अर्थात संविधान सरकार को डोंट क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन करता है। इसे हम संविधानवाद के नाम से जानते हैं। अब संविधान के प्रकार कई तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक समझ रहे हैं। लिखित संविधान, जब संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हुई, जैसे भारत, अमेरिका। अलिखित, जब संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं होता, जैसे ब्रिटेन। कठोर संविधान, जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो। अमेरिका। लचीला संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो। ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वैसी है जैसे भारत में
कानून बनाने की प्रक्रिया, वहाँ पे कानून बनाना संविधान संशोधन हो जाता है। संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? यह संविधान पर आधारित शासन प्रणाली है। क्या है संविधान पर आधारित शासन प्रणाली है? किंतु संविधान पर आधारित प्रत्येक शासन प्रणाली संविधानवाद नहीं कही जा सकती है, बल्कि मात्र वही शासन प्रणाली संविधानवाद कही जाएगी जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। मतलब संविधान का वाद का मतलब क्या है? संविधान पर आधारित शासन प्रणाली है, लेकिन ऐसे ही अगर हम एक स्टेटमेंट बोलें कि संविधान पर आधारित प्रत्येक शासन प्रणाली संविधानवाद कहलाती है, तो गलत है। हाँ, संविधान पर आधारित शासन प्रणाली संविधानवाद हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या क्या लक्षण होंगे तब हम कहेंगे कि हाँ, ये शासन प्रणाली कैसी है, संविधानवाद की श्रेणी में आती है। शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, जो शक्ति संतुलन के आधार पर कार्य करे। याद रखिए, पहला है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, तीसरा है नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती हो, विधि का शासन और रूल ऑफ लॉ, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाई गई हों और सरकार अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग न कर सके, अर्थात सीमित प्रकार की अवधारणा हो। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं तब तो हम कहेंगे कि ये संविधानवाद है इस देश में। अगर नहीं है तो नोट की अगर हम बात करते हैं, भारत में संविधान एवं संविधानवाद दोनों है, किंतु चीन में संविधान तो है परंतु संविधानवाद नहीं है। अब हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। भारत का संविधान, मूल संविधान का विवरण की विवरण मतलब होता है उसमें जो जो तथ्य थे हम वो उसकी बात कर रहे हैं। 22 भाग थे मूल संविधान में, अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अनुसूचियाँ 8 थी, वर्तमान समय में 106 वह संविधान संशोधन के बाद विवरण 25 भाग। अभी हम करंट में देखते हैं कितना संशोधन हो चुका है। ठीक है, सर्च करने दीजिए थोड़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में अब तक कुल हाँ, तो 106 संशोधन हो चुका है। वही जो उसमें हुआ था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के रूप में किया गया और 2023 में ये किया गया था। ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या टोटल कितनी है? 470 से अधिक हो गई है वर्तमान में। और अनुसूचियाँ 12 है, 4 बाद में जोड़ी गई। ठीक है, अब भारतीय संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश विधि शास्त्री आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान की संज्ञा दी है। भारत के संविधान की विशालता या भारतीय संविधान की विशालता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे। मतलब जो आइवर जोनिंग साहब ने भारतीय संविधान को विश्व के विशालतम संविधान की संज्ञा दी, आखिर वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान बना, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है फैक्टर? देखिए, संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, जबकि भारत में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। देखिए, जहाँ संघीय प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका का जो संघीय प्रणाली है, वहाँ पर केंद्र का और राज्यों का जो 50 राज्य हैं उनके अलग अलग संविधान है और एक सेंट्रल का संविधान। लेकिन भारत संघीय होते हुए भी एक संविधान है और विविधता इतनी है, इसलिए जो है इसमें जितना पॉइंट लिखा है आगे हम देखते हैं। भारत भौगोलिक रूप से विशाल है और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता से युक्त है, अतः इन्हें संशोधित करने के लिए अनेक प्रावधानों की रचना करनी पड़ती है। भारतीय संविधान पर ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रभाव है, जैसे भारतीय संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान नेहरू रिपोर्ट 1920 और भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं का प्रभाव है, इसलिए भी। और जो चौथा पॉइंट है, भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों से अनेक प्रावधान ग्रहण किए गए हैं, लेकिन वो संशोधित रूप में सॉरी भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान समाहित किए गए हैं जो अन्य देशों में प्रायः संविधान का भाग नहीं होते, जैसे लोक सेवाएं अधिकरण। ये सारे फैक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर क्या किया, संविधान को विशाल बनाने। पहली चीज क्या है? संघीय प्रकृति। दूसरी चीज होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, है ना, डाइवर्सिटी है।
तीसरा फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर, जो ये है। और चौथा फैक्टर है इसमें क्या, जो है ना, हमने बहुत से संविधानों से सीखा है और हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक तरह की हमने ऐड ऑन भी किया है अपने संविधान में। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान को एक ग्रहीत संविधान, ग्रहीत माने ग्रहण किया, ग्रहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माताओं ने मूल संविधान से कोई नया संविधान नहीं बनाया, क्योंकि इसके निर्माताओं ने मूल संविधान से कोई नया संविधान नहीं बनाया, बल्कि एक व्यवहारिक और समावेशी संविधान की रचना की है। इसका उद्देश्य ऐसा संविधान बनाना था जो भविष्य में सरकार के संचालन में मदद कर सके, न कि बाधाएं उत्पन्न कर सके। इसकी विशेषताएं हैं, संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, उनके प्रावधानों के कार्यान्वयन के अनुभव को समझा और भारतीय संविधान में व्यवहारिक प्रावधानों को शामिल किया। इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधानों की श्रेष्ठताओं को अपनाते हुए भारतीय संविधान की रचना की गई। याद रखिएगा। स्रोत की बात करते हैं तो वही आंतरिक स्रोत जो हम नेहरू रिपोर्ट और भारत का संविधान 1935 बाह्य स्रोत में अन्य देशों के संविधान, उदाहरण यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे हैं। जैसे अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में दिए गए हैं, किंतु भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना तर्कसंगत नहीं है। बहुत से लोग आलोचना के रूप में कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अन्य संविधानों के प्रावधान उसी रूप में संविधान में नहीं अपनाए गए हैं, बल्कि उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया है और प्रासंगिक बनाकर ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संसदीय एवं अध्यात्मक प्रणाली की थोड़ा सा हम तुलना करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, जनता के, है ना, लोगों के लिए, लोगों में से लोगों के द्वारा किया गया शासन जो सामान्य बात होती है, उसे हम लोकतंत्र बोल देते हैं। संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली। संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषता है, इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ, इसे प्रधानमंत्री प्रणाली भी कहते हैं, इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर पहली बार संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी। इसे कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं। अध्यात्मक प्रणाली, इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ, इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। लोकतंत्र को हम लोगों की सरकार कहते हैं। लोकतंत्र को संकल्पनात्मक रूप से दो रूपों में परिभाषित कर सकते हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक। वही शक्तियों का लचीला पृथक्करण, मतलब लोकतंत्र को व्यवहारिकता देने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसमें संसदीय प्रणाली है, अध्यात्मक प्रणाली है, दोनों की विशेषताएं अलग हैं। शक्तियों का लचीला पृथक्करण होता है और इसमें कठोर पृथक्करण होता है। शक्तियों का समन्वय होता है और नियंत्रण एवं संतुलन का कठोर अनुपालन होता है। और फिर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में देखो विधायिका से ही लोग इसमें जाते हैं, कार्यपालिका में जाते हैं, तो एक संबंध होता है। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के मध्य दूरी पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति और ताज। इंडिया के संबंध में राष्ट्रपति और यूके के संबंध में ताज, और वास्तविक में सरकार का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और यूके, ये सारी चीजें। एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अब थोड़ा समझ, भारत ने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया। प्रश्न ये भी है कि हमारे पास, जब हम देखिए उधार के थैले के रूप में जब हम इसकी विश्लेषण ही कर रहे हैं, तो जब हमारे पास दो ऑप्शन थे, और भी ऑप्शन रहे होंगे संविधान सभा के जो सभाजन थे, है ना, या सदस्य थे, उनके सामने और भी ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इसे ही क्यों चुना, कुछ कारण रहा होगा। तो समझते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित थी। एक तरीके से हम उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृति से है ना, मुखातिब थे। भारतीय संविधान निर्माता उत्तरदायी सरकार चाहते थे और अध्यात्मक प्रणाली की तुलना में जो संसदीय प्रणाली होती है वो अधिक उत्तरदायी होती है। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति न हो, ये भी चाहते थे। सरकार बनाने के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व ये भी चाहते थे। कौन, ठीक है। अब स्वतंत्रता से पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित थी। स्वतंत्रता पश्चात इसे जारी रखना अधिक सुविधाजनक होता, क्योंकि इसमें
इसमें कोई समस्या नहीं थी। संविधान निर्माता अधिक उत्तरदायी सरकार चाहते थे और संसदीय प्रणाली अधिक उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव होता है और इस परिस्थिति को संविधान निर्माता सत्ता के शीर्ष पर नहीं चाहते थे। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। यही सारी फैक्टर हैं जो हमने ऊपर लिखा है। नोट: संविधान में संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं है, किंतु संविधान में वर्णित प्रथाओं या प्रावधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। जैसे आर्टिकल 53 क्लॉज 1, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। 74 क्लॉज 1, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। निष्कर्ष: राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। और ये जो फैक्टर है ये किसमें पाया जाता है? ये संसदीय प्रणाली में पाया जाता है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 क्लॉज 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये फैक्टर है। 75 क्लॉज 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसदीय प्रणाली की आधारशिला है। मतलब ये जो है ना, इस फैक्टर के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष जो निकालते हैं वो कि भारत में संसदीय प्रणाली है। लेकिन ये संसदीय प्रणाली शब्द संविधान में कहीं भी उपबंधित या वर्णित नहीं है, याद रखिएगा। मंत्रियों द्वारा दोहरा उत्तरदायित्व पाया जाता है। भाई एक तरफ व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और दूसरा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा लोकसभा है, कभी संसद देते तो नहीं, लोकसभा के प्रति। भारत में संसदीय प्रणाली की आलोचनात्मक परीक्षण आलोचना क्यों की जाती है ना? दल बदल के दोष उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक का अपराधीकरण, राजनीति में नैतिकता का पतन एवं व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का अभाव, निर्वाचन संबंधी दोष हैं, राजनीतिक सुधारों का अभाव। ये 5 से 6 पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली में बहुत सी नैतिक बाध्यताएं या हम कह लें कि बहुत से लूप होल्स को जन्म देती हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। तो इसका सुझाव क्या है? सुझाव देने वालों ने क्या किया है, देखिए सुझाव क्या है। उपाय: अपराधीकरण, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना, राजनीति में नैतिकता का विकास करना, राजनेताओं के लिए नैतिक संहिता, आचरण संहिता और का निर्माण करना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो अनुशंसित है उसके आधार पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारी चीज़ें बनाना, राजनीतिक सुधार अर्थात उत्तरदायित्व के साधन को विकसित करना, राजनीतिक सुधार अर्थात उत्तरदायित्व के साधन को विकसित करना, निर्वाचन संबंधी सुधार की बात करते हैं, जन जागरूकता एवं जन भागीदारी में वृद्धि। मतलब ये 6 फैक्टर्स हैं जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से देख लो। यानी ये सुझाव हैं जिनके माध्यम से हम संसदीय प्रणाली को भी और बेहतर तरीके से उसका स्वरूप निर्मित कर सकते हैं, जो कि लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सके। संसदीय प्रणाली की तुलना, देखिए हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक की तुलना कर ली थी, लेकिन अब हम संसदीय प्रणाली की ही तुलना करते हैं कि एक देश की संसदीय प्रणाली किसी अन्य देश की संसदीय प्रणाली से किस तरह से भिन्न है। जो लोग ये कहते हैं उधार का थैला है, वो यहाँ पे साफ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या भारत का संविधान उधार का थैला है कि नहीं है। अब देखते हैं संसदीय प्रणाली की तुलना। भारत एक तरफ, ब्रिटेन। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता है। संसदीय सर्वोच्चता है ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट में या ब्रिटेन की संसद के बारे में एक कथन बोला जाता है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बस है ना। लिखित संविधान, अलिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली है। यहाँ गणतंत्र है, यहाँ राजतंत्र है। प्रधानमंत्री और मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन के सदस्य हो सकते हैं। निम्न सदन यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा। लेकिन हाँ ये क्या है, हमारे यहाँ दोनों किसी के भी हो सकते हैं। कोई भी नागरिक बिना संसद सदस्य बने 6 माह तक मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर हम देखते हैं न्यायपालिका अधिक स्वतंत्र एवं समन्वय
के साथ काम करती है तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है। फिर हम यहाँ विपक्ष की ऐसी कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल की भूमिका होती है या इस भूमिका में विपक्ष होता है। मतलब विपक्ष की भूमिका भारत में प्रायः उतनी प्रभावी नहीं रही है जितनी कि यूके में है। अब हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि गणतंत्र क्या होता है, राजनीतिक तंत्र क्या होता है, संघीय प्रणाली क्या होती है, एकात्मक प्रणाली होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ सकते हैं और देख लीजिएगा। ठीक है, संघीय प्रणाली का क्या अर्थ होता है, एकात्मक प्रणाली क्या होती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन यहीं से उठा देता है यूपीएससी। और इस तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी उदाहरण मॉन्टेस्क्यू ने दी थी। यह विचार नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए था क्योंकि यह सरकार की निरंकुशता को रोकता है। इसके अनुसार सरकार की तीन शक्तियाँ तीन अलग अलग अंगों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विभाजित होती हैं। वही जैसे हमने देखा जो गवर्नमेंट है उसके 1 2 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों शक्तियाँ इन तीनों शक्तियों या तीनों की शक्तियों अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हो, तो इसके लिए मॉन्टेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ये जो अपने आप में है ये निरंकुश ना हो जाए, इसलिए चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत दिया इन्होंने। इसके अनुसार तीन इकाइयाँ एक दूसरे पर कुछ नियंत्रण रखती हैं। और हम जैसे अमेरिकी मॉडल की बात करते हैं, यहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। जो अमेरिका की विधायिका है उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ यह चेक एंड बैलेंस का कठोर मॉडल है। यहाँ शक्ति पृथक्करण का कठोर मॉडल अपनाया गया है। अमेरिका में तीनों शक्तियाँ एक दूसरे से पूर्ण पृथक्करण है या पृथक्कृत हैं, किंतु इन्हें अपने क्षेत्र में निरंकुश होने से रोकने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस को कानून बनाने की शक्ति है, किंतु कांग्रेस यानी विधायिका वहाँ की, कहाँ की, यूएसए की, किंतु इसके लिए पर्याप्त या इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति को सरकार चलाने की शक्ति है, किंतु राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे दूसरे देशों से सहयोग, संधियां आदि कांग्रेस के अनुमोदन के बिना नहीं ले सकता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। दूसरी ओर न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदच्युत में कांग्रेस की भूमिका होती है। यानी ये देख रहे हो किस तरीके से कांग्रेस राष्ट्रपति कांग्रेस को और ऐसे ही परस्पर तीनों अंग एक दूसरे से किस तरीके से संतुलन के साथ। ब्रिटिश मॉडल की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, ब्रिटिश मॉडल क्या है, यहाँ विधायिका में संसद है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है तथा वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। यहाँ के मॉडल में सहयोग व सामंजस्य की भावना है। विधायिका को संसद ही कहते हैं जो वहाँ पे, ठीक है। ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स व हाउस ऑफ कॉमन्स दो भाग हैं। ब्रिटेन की प्रणाली शक्तियों के लचीले पृथक्करण पर आधारित है, अर्थात विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित है। इस प्रकार यह समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिटेन में वर्ष 2009 से पहले स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं थी। भारतीय मॉडल, भारत ने विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए ब्रिटिश मॉडल एवं न्यायपालिका के लिए अमेरिकी मॉडल को अपनाया, याद रखिएगा। शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल अमेरिकी व ब्रिटिश मॉडल की तुलना में अधिक व्यवहारिक माना गया। ठीक है। कार्यपालिका में विधायिका के मध्य शक्तियों के टकराव को रोकने के लिए ब्रिटिश मॉडल पर आधारित सहयोग एवं सामंजस्य का मॉडल अपनाया गया। यानी देखो, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव ना, इसलिए सामंजस्य और सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया, अर्थात दोनों के मध्य शक्तियों का लचीला पृथक्करण अपनाया गया है भारत में।
इसमें कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध बना रहता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। किस तरीके से? बहुत सारे प्रस्ताव वगैरह होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका की स्थापना में अमेरिकी मॉडल को अपनाया गया है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये भी हमने ये देख लिया था और अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद या सीमित सरकारें की चीजें, ये सारी चीजें वही चीज हमने ये भी पढ़ लिया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये भी चीजें। ठीक है। अब जो हमारी यूनिट 2 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका। हम टॉपिक क्या करेंगे इसमें? राष्ट्रपति भारत संघ की निधियां क्या हैं, आपातकालीन उपबंध क्या, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायपति। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो प्रेसिडेंट हो गया पहले, और वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे, ठीक है, 1 2 और 3 और पीएम, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं संघ की कार्यपालिका, यूनिट 2। संघ क्या होता है? संघीय कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी, ये 5 लोग हैं, ठीक है। 5 पद हैं एक तरीके से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लोकतंत्र के अनुसार एक निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। मतलब गणतंत्र आप तभी कहोगे किसी भी प्रणाली में जब वहाँ का जो प्रमुख है ना, जो नाम मात्र का प्रमुख है, वो निर्वाचित हो। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र प्रधान है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल का, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। अभी हम इसको और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन बनता है। और देखिए, ये है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये शामिल। ये कब जुड़ा? क्या 70वें संविधान संशोधन द्वारा ये वाला प्रावधान किया गया। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट नहीं करेगा? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे, ठीक। पहली बात, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, विधान परिषद याद रखिएगा, परिषद के सभी सदस्य करेंगे ही नहीं। द्विसदनीय विधान मंडलों में विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित एवं वही विधान परिषद भाई करेंगे ही नहीं करेंगे। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य ये नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं और है, टॉपिक अच्छा है। अब आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या तरीका क्या है? इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, यानी तरीका का उल्लेख है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। यह मतदान गुप्त होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में न्यूनतम वोट प्राप्त करने के लिए 50% प्लस 1 वोट प्राप्त है ना, प्राप्ति से है। याद रखिएगा, अनुपातिक का मतलब ये है कि 50% प्लस 1 आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इतना वोट नहीं प्राप्त कर पाता तो चुनाव पुनः न कराकर मतों की गणना पुनः की जाती है। इसे ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व को मापने में एकरूपता रखी जाएगी। और ये एक फॉर्मूलेज है ना। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के एक मत का मूल्य बराबर राज्य के कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ये है ना। सांसद का वोट वैल्यू, सांसदों की कुल वोट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। छोटे बड़े राज्यों में एकरूपता लाने हेतु उपरोक्त विधि का प्रयोग करके राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के सदस्य, हमने राज्य विधानसभा का देखा, ठीक है। राज्यों के कुल मत मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनसंख्या से आते 1971 से, याद रखिएगा, कि जनगणना द्वारा अभी निश्चित की गई जनसंख्या से है। मतलब यहाँ पे लिखा गया ना, कहाँ गया, कुल निर्वाचित सदस्य। एक मिनट, राज्य की कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे क्या, कौन सी जनसंख्या लिखी जाएगी, ये वाली। 84वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 द्वारा इस अनुच्छेद में यह प्रावधान शामिल किया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में इतने की जनसंख्या के आधार माना जाएगा। मतलब 26 तक जो भी चुनाव होगा उसमें इस तरीके से ही हो जाएगा। एक प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा जो न्यूनतम कुल मतों से आधे से अधिक मत प्राप्त करता है। अर्थात ये, अगर ये है तो ही क्या कहेंगे कि है ना, प्रत्येक मतदाता मत देते समय सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम प्रदान करता है। मतगणना के समय प्रथम वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि किसी को जीत के लिए निर्धारित मत नहीं प्राप्त होते तो द्वितीय चरण की गणना एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में वर्णित है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम इसमें वर्णित है। राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि बैलेट पत्र का प्रयोग किया जाता है। माना कि कुल इतने 10,000 वोट पड़े, अब राष्ट्रपति बनने के लिए 10,000 बटा 2 + 1 यानी इतना वोट प्राप्त करना होगा। 50% + 1 वोट है ना। अतः इस आधार पर बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है। एकल संक्रमणीय मत पुनः वरीयता क्रम को जांचने की प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल को परिभाषित किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बाद त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। पहला त्यागपत्र दे दें, दूसरा मृत्यु द्वारा, तीसरा हटाया जाना। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो मतलब संविधान उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया की प्रकृति एक संसदीय प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया में मात्र संसद के सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत। संसद, याद रखिएगा, महाभियोग इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। महाभियोग
प्रक्रिया में राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। न्यायालय के अतिरिक्त न्याय देना। नोट: भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति और महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, पारित नहीं हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में लिखा गया संसदीय और अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। और हम बात करते हैं संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के उल्लंघन के आरोप के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राष्ट्रपति पर कोई भी सदन आरोप लगाए या आरोप प्रस्ताव के रूप में होगा। राष्ट्रपति को न्यूनतम 14 दिन से पूर्व नोटिस दी जानी अनिवार्य है। महाभियोग के आरोप तय करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को आरोपों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सदन में इस प्रक्रिया पर चर्चा होगी और मतदान होगा। महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन के महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद आरोपों की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिनसे महाभियोग के आरोपों की शुरुआत की थी। जिसने महाभियोग के आरोपों की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति के पास जांच सदन के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। राष्ट्रपति यदि प्रस्ताव दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। हालांकि यदि प्रस्ताव दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस दिन से उसके पद से हटा दिया गया माना जाता है। यदि राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाता है यदि राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से हटा लिया जाता है तो अब तक राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। कहने का मतलब इतना है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर आसीन है, उस राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने जितना भी काम किया है वो सब वैलिड हो रहेगा, भले ही उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनको अपना पद त्यागपत्र देना पड़े। आकस्मिक रिक्त की दशा में नियुक्ति। अनुच्छेद 65 में है आकस्मिक रिक्त की बात कर रहा है। रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो अनुच्छेद 70 के तहत संसद कानून बनाएगा। इसी क्रम में संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 बनाया गया है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान सम्मिलित है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में राष्ट्रपति भी यदि उपलब्ध ना हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नोट: अभी तक केवल एक ही बार मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति उस पद के लिए कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। मतलब एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता। भारतीय नागरिक होना चाहिए पहली चीज। शर्त क्या है? उम्मीदवार क्या कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो। वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 फैक्टर। पहला, भारत का नागरिक 35 वर्ष की तरह लोकसभा में चुने जाने योग्यता और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। भारत का नागरिक हो और लाभ का पद न धारण करता हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो, योग्यता हो, न्यूनतम, ये सारी चीजें। अब लाभ का पद क्या होता है ये समझते हैं। लाभ के पद के बारे में, है ना। लाभ के पद नहीं माने जाते। क्या क्या लाभ का पद नहीं माना जाता? राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं। राज्यपाल का पद उसका पद नहीं है। संघ एवं राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के शर्तें: प्रस्तावक 50 सदस्य, समर्थक 50 सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन हेतु कम से कम 50 निर्वाचक
प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये। बड़ी कम नहीं लग रही है? 15,000 रुपये में राष्ट्रपति कोई बन जाएगा? कुल वैध मतों को का 1/6 प्राप्त करना अनिवार्य है। 1/6 अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की सेवा शर्तें। वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यहाँ राज्य ये व्यवहारिक वाला नहीं, सैद्धांतिक वाला राज्य है, ठीक है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि उसने अपना पद सदस्यता रिक्त कर दी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसका सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति चुन लिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। उसके वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसे निःशुल्क आवास दिया जाएगा। उसके वेतन भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? ये आर्टिकल 60 में है। तो क्या है? राष्ट्रपति शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। राष्ट्रपति निम्न शपथ लेता है। क्या राष्ट्रपति शपथ क्या लेता है? राष्ट्रपति पद कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहना, ये 3 चीजों की करता है। क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद में रिक्त की पूर्ति। अनुच्छेद 62 नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जाएगा। 62 में है, यदि आकस्मिक रिक्ति हो जाए तब पद रिक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन शून्य घोषित कर दे तो अब तक राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य वैध बने रहेंगे। पहले भी हमने देखा है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्त या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अवरुद्ध नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई सांसद नहीं आया, कुछ नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रुक जाएगा, होगा। निर्वाचन की पद्धति चलती रहेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद से संबंधित कोई याचिका सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन के दौरान स्वीकार नहीं करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद से संबंधित कोई याचिका सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन के दौरान स्वीकार नहीं करता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है ना। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। उसके द्वारा किए गए कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा वो। याद रखिएगा, कार्यकाल के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, न ही चालू रखी जाएगी और न ही कोई मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान कोई भी न्यायालय उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता और राष्ट्रपति पर केवल सिविल कार्यवाही की जा सकती है। अब सिविल कार्यवाही क्या होती है प्रश्न है, ये आप सर्च कीजिएगा। शर्त क्या है? कार्यवाही से पूर्व 2 माह का लिखित नोटिस, वर्णन स्पष्ट, वादी का नाम, पता, राहत का उल्लेख देना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है।
इस निर्वाचन मंडल का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है और इसके बाद यह भंग हो जाता है। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बड़ी जटिल और खर्चीली है। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 टाइम्स। ठीक है। चुनाव प्रचार में अरबों डॉलर खर्च होते हैं। स्विंग स्टेट जैसे फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किंतु वही व्यक्ति चुनाव हुआ घोषित किया जाएगा जिसे न्यूनतम से एक ज़्यादा वही 50% यदि किसी प्रत्याशी को यह वोट प्राप्त नहीं हुए तो पुनः चुनाव होगा, किंतु यह चुनाव सर्वाधिक मत पाए हुए अंतिम 2 प्रत्याशियों के बीच होगा। दोबारा चुनाव होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति का फिर प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे दोबारा चुनाव होगा जिसे न्यूनतम आधे। इस प्रकार यह चुनाव की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और खर्चीली है। ये शब्द गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जटिल ऐसे लिखा था तो छोटी की मात्रा होती है जटिल। अमेरिका में महाभियोग है ना। अमेरिका में महाभियोग की बात करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। लंबा प्रोसेस है अभी, है ना। पार्ट 2 में इसे कंप्लीट करते हैं। काफी लंबा टॉपिक है। देखते हैं।